हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिशा कफारिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अभी आपको मैं इसको कंटिन्यू कराने वाली हूँ फ्रॉम द पेज नंबर 6। ओके, एंड देयर इज रिटन हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड किस तरह से पालमपुर के विलेज में जो फार्मर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, आज मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, सो हियर यहाँ पर इतने सारे लोग, हमने देखा इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से भी बहुत सारे लोगों के पास लैंड नहीं है। कुछ लेबर्स हैं, कुछ फार्म लेबरर्स हैं, कुछ फार्मर्स हैं, बट देन ऑल्सो कुछ लोगों के पास बहुत सारा लैंड है पर कुछ लोगों के पास बहुत कम लैंड है। तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज यहाँ पर कुछ रिच फैमिली है, कुछ पुअर, कुछ ज्यादा ओन करती है, कुछ कम ओन करती है लैंड। तो अभी आप सबसे ऊपर देखो, एक पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर में बहुत सारे स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं, है ना। कुछ छोटे प्लॉट्स हैं, कुछ बड़े प्लॉट्स हैं, सम आर स्मॉल, सम आर बिग। नाउ here in Palampur there are 450 families. I told you in my previous videos that in Palampur there are 450 families. Now among these 450 families there are some families which are landless. Now these families which are landless, they most of are Dalits, है ना। ज्यादातर यहाँ पे दलित्स हैं which do not own the land, which are not having any land for cultivation. So बाकी remaining families जो बची हैं उनके पास लैंड होती है। अब पालमपुर में 240 families जो हैं उनके पास 2 हेक्टर्स की साइज का प्लॉट से कम प्लॉट होता है। 240 फैमिलीज जो हैं दे कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स इन साइज, पर उनका भी वो जो इनकम ला पाते हैं वो भी इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो पूरी फैमिली कंफर्टेबली रह सके। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अ स्टोरी जिसमें कि एक गोविंद रहता है, जो कि 1960 की बात है। एक गोविंद रहता है जिसके 3 बेटे रहते हैं और उसके पास 2.25 हेक्टर्स तक का एक लैंड होता है, और वो उसके पास एक बफेलो भी होती है। एक बफेलो भी होती है उसके पास। अब जितना भी उसके पास इनकम आता है वो इतना एडिक्वेट इनकम नहीं होता कि उसकी पूरी फैमिली अच्छे से कंफर्टेबली रह सके। बट एज दे वर हैविंग अ बफेलो ऑल्सो, तो बफेलो के कारण और मतलब इतना इनकम आ जाता है तो उनके कारण वो अपने आप को 2 रोटी तो दे ही सकते हैं, मतलब खाना तो अपने आप को खिला ही सकते हैं। सो दे मैनेज टू फीड देमसेल्व्स वेरी नाइसली। ओके, अब क्या हुआ, जब गोविंद की डेथ हो गई तब ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी थी उसकी गोविंद की, वो उसके तीनों सन को डिवाइड हो गई। तो 0.75 हेक्टर्स तक की जो साइज का जो प्लॉट था वो तीनों बेटों में अच्छे से पूरा डिवाइड हो गया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जो उनका लैंड था वो अनइरिगेटेड लैंड था। तो इसके तीनों बेटों ने बहुत मुश्किलें उठाई, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करी ताकि वो अच्छे से इरिगेशन करके अच्छे से लैंड सही कर सके, बट कुछ हो ही नहीं पाया। सो यहाँ पे लिखा है, इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम द लैंड। वो उनकी लैंड से जी नहीं पा रहे थे। दे वर नॉट गेटिंग एडिक्वेट इनकम ऑल्सो एंड दे वर नॉट हैविंग बफेलो ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे बफेलो का कुछ दिया ही नहीं है। बस ये दिया था कि गोविंद के पास एक बफेलो थी, बस इतना दिया था। ठीक है, उसके बाद तो उनको कुछ एडिशनल वर्क भी देखना पड़ा ईयर में, है ना। तो यहाँ पर ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। इसमें बस ये बताया गया है कि किस तरह 2.25 हेक्टर्स या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा या फिर उससे थोड़े से कम वाले जो फैमिलीज होती हैं वो भी इतना मैनेज नहीं कर पाती है अपने आप की लिविंग। तो बस इतना बताया था स्टोरी में। अब आप ये वाले पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर वाले पिक्चर में, पिक्चर 1.5 में, कि किस तरह से लैंड स्कैटर्ड है पूरे विलेज में। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत छोटे छोटे लैंड्स हैं, है ना, और कहीं पे देख रहे हो कि बहुत बड़े बड़े लैंड है जो कि विलेज का बहुत ज्यादा पार्ट कवर कर लेते हैं। तो पालमपुर में 60 फैमिलीज जो हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की फैमिलीज है, जो कि 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड से ज्यादा कल्टीवेट करती है लैंड। और कुछ फैमिलीज फार्मर्स की ऐसी है जो कि अपना लैंड कितना बढ़ा रही है, 10 हेक्टर्स और उससे भी ज्यादा हेक्टर्स तक की अपना लैंड इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है, बस इतना ही था। बस एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि पेज नंबर 7 पे लेट्स डिस्कस का सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाई डू सो मैनी फार्मर्स ऑफ फैमिलीज कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो
यहाँ पर पालमपुर में इतनी सारी फैमिलीज छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड क्यों कल्टीवेट करती है? तो मैं आपको कुछ रीजंस बताती हूँ जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको भी बहुत सारे रीजंस पता होंगे तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं अगर 5 मार्क्स का है। वैसे मेरे पास अभी यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड। यहाँ पे कैसा लैंड है? फिक्स्ड लैंड है। एंड वी नो दैट 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। ओके, फॉर देयर लिवलीहुड दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। Now these maximum people are dependent on farming, so they are forced to cultivate small plots of land. बहुत सारे लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, तो जिन लोगों को ज़्यादा लैंड नहीं मिलता वो छोटे लैंड प्लॉट्स ऑफ लैंड में कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी लिखा है सिंस लैंड इज फिक्स्ड देन मैक्सिमम पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग सो दे आर फोर्स्ड टू कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है कि ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के राइट के कारण द लैंड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है ना, इट इज डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि अपन ने गोविंद के केस में देखा कि उसके 3 बेटे थे, तो उसका जो लैंड था जो कि 2.25 हेक्टेयर्स का था, तो उसको भी डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में जो कि 0.25, 0.75। तो आप ये देख सकते हो कि पहले उसके पास बड़ा लैंड था, अब वो डिवाइड हो गया छोटे लैंड्स में। तो ऐसे ही जब गोविंद के बच्चों के भी बच्चे होंगे तब उनको भी डिवाइड करना पड़ेगा लैंड। सो इससे छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हो जाते हैं फार्मर्स के पास। सो ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड, सो लार्ज प्लॉट will get converted into small plots of land because of the right of inheritance. So this is clear, ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं हम who will provide the labor पे, कि अब लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लैंड के बाद कौन सी नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है? लेबर, है ना। तो यहाँ पे लैंड तो है इनके पास, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया लैंड के बारे में कि किस तरह से लैंड है और किस तरह से इरिगेटेड लैंड है, इरिगेशन अच्छा चलता है यहाँ पर, और लैंड जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये भी हमने पढ़ लिया। अब लैंड की बात हो गई, अब लेबर की बात आती है कि लेबर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो फार्मर्स को देखो बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होती है कल्टीवेशन के लिए। अब छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फैमिलीज के साथ ही अपना लैंड कल्टीवेट कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके पास भी छोटी ही लैंड होती है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो दूसरे फार्म लेबरर्स को ले सकें, है ना, वर्क करवाने के लिए ले सकें। तो उनके पास इतना भी मनी नहीं होता है, एंड दैट इज वाई देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। अब तो उनके पास उनका काम तो हो जाता है, पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? वो फार्म लेबरर्स को हायर कर लेते हैं उनके फील्ड्स में वर्क करने के लिए। सो ये अपना इतना हो गया। अब आता है कि यहाँ पर एक चीज आती है कि फार्म लेबरर्स जो होते हैं, जो कि या तो लैंडलेस फैमिलीज से होते हैं, फार्म लेबरर्स जो कि लार्ज और मीडियम फार्मर्स हायर करते हैं, वो या तो लैंडलेस फैमिलीज के होते हैं या फिर उन फैमिलीज के होते हैं जिनके पास छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड है। अब फार्म लेबरर्स को किस तरह से पैसा मिलता है ये भी हम देखेंगे। तो अनलाइक फार्मर्स के अलावा फार्म लेबरर्स के पास कोई राइट नहीं होता फील्ड पे, वो बस काम करते हैं, उनका कोई राइट नहीं होता फील्ड पे। बट उनको क्या मिलता है, उसके बदले उनको क्या मिलता है? तो उनको जो क्रॉप्स पे मैंने बता दिया, उनको क्रॉप्स पे कोई वो नहीं, राइट नहीं रहता, तो उनको वेजेस मिलती है। तो सो इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे आर वर्किंग, ठीक है। जिस फार्मर के लिए वो वर्क कर रहे हैं वो उनको क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। अब वेजेस कैश वेजेस हो सकते हैं, या फिर वो किसी क्रॉप की तरह हो सकते हैं कि उनको क्रॉप दे दिया वेजेस की जगह पे, है ना। समटाइम्स फार्म लेबरर्स को खाना खाने को भी मिलता है, फार्म लेबरर्स को खाना खिला दिया जाता है। और वेजेस जो होती है, ये वेजेस जो हैं दे आर वाइडली वेरिंग फ्रॉम रीजन टू रीजन, वो रीजन टू रीजन वेरिंग करती है, वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, वो एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी फार्म एक्टिविटी तक वेरी करती है। अभी कैसे वेरी करती है, किस तरह से बदलती है? वेरी मतलब होता है बदलना, तो किस तरह से वेजेस बदलती हैं? तो पहली चीज हो गई रीजन टू रीजन कैसे? देखो, एक रीजन और दो केसेस लेते हैं, जिसमें कि एक रीजन जो है वहां पे क्लाइमेट अच्छा, बिल्कुल भी बहुत गंदा क्लाइमेट होता है, और एक रीजन में बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है। तो जिस रीजन में बहुत अच्छा क्लाइमेट होगा वहां के फार्मर को थोड़ा सा कम अपना इनिशिएटिव डालना पड़ेगा, कम इनिशिएटिव ऐड करना पड़ेगा कल्टीवेशन में। बट जहां पर बहुत बुरा क्लाइमेट होगा वहां पे क्या करना पड़ेगा? फार्मर्स को और ज्यादा इनिशिएटिव, और ज्यादा फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा। ऐसे ही रीजन टू रीजन
वेरी करता है वेजेस, है ना। तो जिस जिस जगह पे फार्मर को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है वहां पे उनकी वेजेस बढ़ेगी, और जिस रीजन में जहाँ पे एटमॉस्फेयर साथ दे रहा है कल्टीवेशन का तो वहां पे वेजेस थोड़ी सी कम होगी। दूसरी चीज आती है क्रॉप टू क्रॉप। तो अब देखो कुछ क्रॉप जो होती है जैसे कि शुगर केन है वो पूरे एक साल में पूरी एक साल उसको लगता है बड़ा होने में, और कुछ क्रॉप्स बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो वो भी जो बहुत टाइम लगता है बड़ा होने में तो उनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ज्यादा उनको वेजेस मिलती हैं, और जो बहुत जल्दी से क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं उनको कम मिलती है। यस। और तीसरी बात आती है फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। कुछ लेबरर्स जो होते हैं वो सिर्फ किसी एक फार्म एक्टिविटी के लिए भी हायर किए जाते हैं, जैसे कि सोइंग चल रही है तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर है उसने सिर्फ सोइंग के लिए एक फार्म लेबरर को हायर कर लिया। तो सोइंग और हार्वेस्टिंग, जैसे कि सोइंग और हार्वेस्टिंग है, तो सोइंग अगर जिस भी काम में ज्यादा इनिशिएटिव चाहिए रहता है, जैसे अगर अपन समझ लेते हैं कि सोइंग में ज्यादा इनिशिएटिव चाहिए रहता है, क्योंकि अपन तो फार्मर नहीं, अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि किस काम में ज्यादा इनिशिएटिव किस चीज में कम इनिशिएटिव चाहिए रहता है, तो हम समझ लेते हैं कि सोइंग में ज्यादा इनिशिएटिव चाहिए रहता है तो वहां पे उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे। हार्वेस्टिंग में कम चाहिए रहता है तो हार्वेस्टिंग में उन्हें कम वेजेस मिलेंगे। सो इस तरह वेजेस जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप and from one farm activity to another. अब there is also a wide variation in the duration of employment. अब एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन कि कितने टाइम वो वर्क करेंगे उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होता है। तो फार्म लेबरर जो है वो पूरे डेली बेसिस पे भी एम्प्लॉय किया जा सकता है कि आपको रोज काम करना पड़ेगा, है ना, या फिर मैंने जैसा कि बताया कि किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी को करने के लिए, या लाइक सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, है ना, लाइक ऐसे कुछ एक फार्म एक्टिविटी के लिए भी फार्म लेबरर्स को हायर किया जा सकता है, या फिर पूरे साल के लिए भी हायर किया जा सकता है कि आपको पूरे साल हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। अब हम तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फार्म लेबरर की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, जिसका नाम है डाला। तो डाला जो है वो बहुत लैंडलेस फार्म लेबरर है जो कि ही वर्क्स ऑन डेली वेजेस पे वर्क करता है पालमपुर में। मतलब क्या हुआ कि उसको ना रोज काम ढूंढना पड़ता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, उसको रोज काम ढूंढना पड़ता है। अब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई मिनिमम वेजेस एक फार्म लेबरर के लिए है वो है ₹300 पर डे, कि हर दिन के लिए आपको ₹300 मिलने चाहिए। बट डाला को कितना मिलता है, ₹160 पर डे मिलता है, तो कितना कम है। अब ये यहाँ पे वर्क क्यों करता है, आप ये सोच रहे होगे ना कि गवर्नमेंट ने तो 300 बोला है तो आप क्यों 160 में वर्क कर रहे हो। तो यहाँ ये इसलिए है क्योंकि देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स के बीच में भी हैवी कंपटीशन है वर्क का, कि कौन ज्यादा पैसों में कौन वर्क, पैसों का तो छोड़ दो, कौन वर्क करता है कौन वर्क नहीं करता, क्योंकि वर्क करेंगे तभी अपनी लिवलीहुड को कंफर्टेबली रह पाएंगे, है ना, नहीं करेंगे तो नहीं रह पाएंगे ना। तो देयर इज अ लार्ज कॉम्पिटिशन इन पालमपुर फॉर वर्क, है ना। तो कुछ लोग जो कि बहुत लोअर क्लास के होते हैं वो लोअर वेजेस में ही वर्क करना पसंद कर लेते हैं, मतलब एग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और डाला जो है वो इस सिचुएशन की कंप्लेन करता है दूसरी एक फार्म लेबरर से जिसका नाम है रामकली, जो भी बहुत ज्यादा ही पुअर है। तो ये जो डाला और रामकली है ये बहुत पुअरेस्ट पीपल हैं विलेज में। तो यहाँ पर पिक्चर 1.7 में आप इनका कन्वर्सेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें कि बस यही वो बताते हैं, जो डाला है वो रामकली को अपनी सिचुएशन बताता है, रामकली जो है वो डाला को अपनी सिचुएशन बताती है, ठीक है। तो ये सब होता है। ओके, अब हम हमारे अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल, बिकॉज देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, लैंड के बारे में पढ़ लिया, है ना, लैंड के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने लैंड के बारे में। दूसरी हमने पढ़ा कि लेबरर, तो हम ना एक एक करके क्या पढ़ रहे हैं, हम एक एक करके रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हम एक एक करके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने लैंड पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, लेबर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल, कि कौन कैपिटल देता है, स्मॉल फार्मर्स को किस तरह कैपिटल मिलती है, लार्ज फार्मर्स दूसरों को तो कैपिटल देती ही है ना, लार्ज फार्मर्स दूसरों को तो लोन देती हैं और खुद का कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क फॉर इट, आई विल हेल्प फॉर योर डाउट। और दूसरी चीज की प्लीज अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और इसको शेयर करिए। जितने ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा और नॉलेज भी बढ़ता ही है। तो प्लीज like, subscribe and share my channel. Till then, stay connected, stay safe. Bye everyone.